आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग केवीएस के एग्ज़ाम के लिए पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आज के एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन्हीं से लगभग क्वेश्चन आएँगे क्योंकि ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी भी छात्र की गलत प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर कोई छात्र गलत प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसको नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहला है विषय वस्तु को फिर से विस्तार से समझाना या फिर छात्र को यह बताना कि आपका उत्तर गलत है, या दूसरे छात्रों से सही उत्तर देने के लिए कहना, या फिर समझाना और उत्तर देने का एक और मौका देना। अगर छात्र गलत प्रतिक्रिया दे रहा है, गलत आंसर दे रहा है, तो उसे उत्तर देने का एक और मौका देना चाहिए, जिससे वो उसको सुधारेगा, क्योंकि दूसरी बार जो उत्तर देगा वो दूसरा होगा पहली बार से। तो ज़ाहिर-सी बात उसमें कुछ सुधार होगा, उसके बाद फिर आप उसे समझाएँगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप पूरा पेपर केवीएस का करके आएँगे। आगे देखते हैं, एक छात्र की गलत प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप उसे उत्तर देने के लिए एक और मौका दें। यह रणनीति छात्र की अवधारणा को फिर से चुनने और समझने में मदद करेगी और शिक्षक को अवधारणा की अन्य शिक्षार्थियों की समझ का आकलन करने में मदद करेगा। अब ये काम कैसे करेगा? अगर सपोज़ करो आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं छात्र से, छात्र उसका आंसर गलत देता है। अब आप क्या करेंगे? आप या तो उसे तुरंत आंसर बताएँगे या फिर दूसरे बच्चों से कहेंगे किसे आता है हाथ उठाएँ। ऐसा नहीं करना, उसी बच्चे को मौका देना है कि आप दोबारा इसका आंसर दीजिए। फिर देखिए उसका आंसर क्या आ रहा है, कितना भिन्न आ रहा है और उसमें कहाँ पे सुधार करा जा सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि सामान्यीकृत दृश्य या विशेषताएँ जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए, वो क्या हैं? लैंगिक भूमिकाएँ या फिर लैंगिक पहचानता या फिर लैंगिक विषमता या फिर लैंगिक स्टीरियोटाइप। अब देखो इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अलग कौन-सा है? लैंगिक स्टीरियोटाइप जो महिलाओं और पुरुषों के साथ के पास होना चाहिए। बाकी भूमिकाएँ, विषमता, पहचान ये हम लोग वैसे भी रॉन्ग कर देते हैं हमेशा, जब भी आता है, क्योंकि ये नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें हैं। और पॉजिटिव क्या है? लैंगिक स्टीरियोटाइप। अब लैंगिक स्टीरियोटाइप आप कहेंगे क्यों होना चाहिए? लैंगिक स्टीरियोटाइप इसलिए होना चाहिए जिससे उन्हें नॉलेज हो कि महिला पुरुष में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या हैं, बजाय फिजिक जो सोसाइटल डिफरेंसेस के। ओके, इसलिए कहा गया है कि स्टीरियोटाइप की नॉलेज होनी चाहिए। तो पढ़ लेते हैं हम लोग टॉपिक, पुरुषों और महिलाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं और लक्षणों के बारे में एक अनुचित विचार है। देखिए हम लोग भाई बायोलॉजिकल एक विचार है ना कि ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, या उन सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को संदर्भित करता है जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए, जो कि लैंगिक समानता प्राप्त करने में एक बाधा है। ज़रूर ये लैंगिक समानता प्राप्त करने में बाधा है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको दे देंगी। आगे देखते हैं, प्रतीकात्मक उत्तेजनाओं के लिए संवेगात्मक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से किसका परिणाम है? तो पहले है परिपक्वता का, या फिर अधिगम का, या फिर अनुकूलन का, या फिर संवेदी अनुभूति का बढ़ाना। अब इसमें पहले क्वेश्चन आप समझिए दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतीकात्मक उत्तेजनाओं के लिए संवेगात्मक प्रतिक्रिया। प्रतीकात्मक उत्तेजनाएं क्या होती हैं? जैसे सपोज करो आपने कोई प्रतीक देखा, सपोज करो आपने हाथी देख लिया, तो आपको एक संवेग आया कि कितना क्यूरियोसिटी आई, जैसे आपने इतनी बड़ी चीज देखी तो एक संवेग आया क्यूरियोसिटी वाला। अब आपने सपोज करो हाथी देख लिया बगल में चलता हुआ, वो लोगों को मार रहा है, रोड में दौड़ रहा है, तो आपके अंदर कैसा संवेग आया? डर का संवेग आया। तो ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि आपने कभी पढ़ा होगा हाथी के बारे में, कभी देखा होगा कि हाथी मार भी सकता है। अगर आप इंसान देखते हैं लंबा चौड़ा तो क्या डर जाते होते हैं? नहीं डरते, जाहिर सी बात है। जब आपने अधिगम किया है तभी आप प्रतीकों को देख के उनके ऊपर संवेग दे सकते हैं। अब जैसे नासा की फोटो आ गई सपोज करो गैलेक्सी की, और आप चौंक गए, बिल्कुल शॉक हो गए कि कितनी अच्छी फोटो है। तो वो क्यों हो गए? क्योंकि आपने अधिगम करा है उसके लिए, और वो एक प्रतीक है जिसके प्रति संवेदना जागृत हो रही है। तो देख लेते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन जो व्यक्ति के अनुभवों द्वारा लाया जाता है। व्यक्ति का जो अनुभव होता है उससे एक स्थायी परिवर्तन बनता है, उसी को अधिगम के जरिए कहते हैं संवेगात्मक प्रतिक्रिया। आगे क्या है? बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना और उन्हें समझाना क्या कहलाता है? भाई बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना, उन्हें समझाना क्या समूह शिक्षण कहलाता है, या चिंतनशील शिक्षण कहलाता है, या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, या फिर पुनः शिक्षण? अब अधिगम अंतराल मतलब अधिगम में जो दूरी बन रही उसे समझना,
और उन्हें समझाना, उन्हें उससे सॉल्व करना, प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करना, उसे क्या कहते हैं? ज़ाहिर-सी बात उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब कोई बच्चों की परेशानियाँ सॉल्व करना है तो उसे उपचारात्मक ही कहेंगे। एक निदानात्मक होता है, एक उपचारात्मक होता है। एक होता है उसे समझना और एक होता है उसे सॉल्व करना, निदान करना उसका, तो ये उपचारात्मक में आता है। तो शिक्षण की उस विधि को संदर्भित करता है जो शिक्षक को उन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन के साथ हितैषियों को प्रदान करने में मदद करता है, जो उनके निदान के माध्यम से निर्धारित करी जाती हैं। आगे देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। भाई उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उपचारात्मक माने समझना कि बच्चों को परेशानी कहाँ पे है। उसका उद्देश्य क्या है? छात्रों की अप्रभावी आदतों को हटाना या फिर धीमे अधिगम के सामान्य कारकों की खोज करना और छात्रों द्वारा गलत तरीके से सीखे गए कौशल तक पहुंचना या फिर अतिरिक्त मदद देकर शिक्षार्थियों को बेहतर बनाना या फिर छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। तो अप्रभावी आदतों को हटाना ये तो कोई उद्देश्य है नहीं। आगे धीमे अधिगम के सामान्य कारकों की खोज करना और छात्रों द्वारा गलत तरीके से सीखे गए कौशल तक पहुंचना ये भी नहीं है, ये उपचारात्मक नहीं कर सकता। बिल्कुल सही हम लोग छाटेंगे। अतिरिक्त मदद देकर शिक्षार्थियों को बेहतर बनाना, आप मदद कम दें लेकिन ऐसी मदद दें जो हेल्प कर सके उन्हें सही से, या फिर बच्चों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, तो ये सही होगा। अगर आवश्यक जो भी उन्हें ज़रूरत होगी उसे अकॉर्डिंग बच्चों को आवश्यक सहायता देंगे, अधिगम देंगे, तो वो सही होगा। आगे देखो, इसमें क्या है? बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना, उन्हें समझाना कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे समूह शिक्षण क्या होता है? एक उपयुक्त अधिगम वातावरण में छात्रों के एक समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संदर्भित करता है। मतलब अगर बच्चों को आप समूह में पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे। चिंतनशील शिक्षण क्या होता है? बेहतर अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए किसी की स्वयं की शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए संदर्भित करता है। आगे पुनः शिक्षण क्या होता है? उसी सामग्री को फिर से पढ़ाने को संदर्भित करता है जैसे छात्र सीखने में असफल है, मतलब दोबारा पढ़ाना है, एक बार में समझ में नहीं आया। आगे देखते हैं इनमें से कौन विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को अच्छा वर्णन करता है। अब जो भी बच्चों का विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास होता है, आप देखते हैं, अब माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा। अगर माता पिता इंटेलिजेंट है तो काफी हद तक ये चांसेस होते हैं कि बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। तो विकास का आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है विकास पे? सबसे पहले दिया, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे, या फिर यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, या हम कितनी दूर जाएंगे यह प्रमुख निर्धारक है, या फिर यह इस बात का प्रमुख निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। अब पहली बात तो ये गलत हो गया, हम कितनी दूर जाएंगे यह प्रमुख निर्धारक नहीं, खाली आनुवंशिकता नहीं होती है, हमारा पर्यावरण और बाकी चीजें भी होती हैं। आगे यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, एक तो ये हो गया, और यहाँ पे यह इस बात का प्रमुख निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख आएगा उसे हटा देंगे क्योंकि ये प्रमुख नहीं रहता आनुवंशिक, वो एनवायरमेंटल फैक्टर भी रहते हैं। तो अब एक तो ये बचा, दूसरा नंबर वाला यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, या फिर आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे। कितनी दूर जाएंगे ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता क्योंकि ये आपके फैक्टर, बाहरी फैक्टर के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन दूर जा सकते हैं ये पता हो जाता है। अब हाइट आपकी कितनी होगी, आपके फादर की थोड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन आप जितने वेस्ट के लोग लंबे होते हैं उतने तो नहीं हो सकते ना, या अफ्रीका के लोग जितने लंबे होते हैं उतनी लंबे नहीं हो सकते हैं। तो ये निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। आनुवंशिकता का तात्पर्य उन लक्षणों से है जो माता पिता से उनकी संतानों में आता ही, आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं, हम लोगों को सही मिलान करना है। तो चलिए, संवेदीय पेशीय दिया है, पूर्व संक्रियात्मक दिया है, मूर्त संक्रियात्मक दिया है, अमूर्त संक्रियात्मक दिया है। तो ये संक्रियात्मक आपको सारी प्रक्रियाएं पता होंगी। पूर्व संक्रियात्मक क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक क्या होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बहुत छोटे बच्चों में होती है, ऐसे चीजों को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और देखिए, प्रतिवर्ती चिंतन, विषय स्थायित्व, आत्म केंद्रित, निगमनात्मक चिंतन, पुनरावृत्ति ज्ञान, या फिर गहन आत्म जागरूकता। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे अमूर्त हो गया, जो अमूर्त होता है, जो बिना देखे, हम लोगों ने सपोज करो हाथी देख लिया, अब हम लोग घर पे बैठे हैं और सोच रहे हैं हाथी के एक नाक होती है, एक सूंड होता है, दो कान होते हैं,
तो ये अमूर्त संक्रियात्मक हो गया कि अमूर्त सोच रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है उस टाइम। तो उसे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गहन आत्म जागरूकता कह सकते हैं या फिर प्रतिवर्ती चिंतन कह सकते हैं। आगे मूर्त माने जो दिखाई देता है हम लोगों को, जो सपोज करो छोटा बच्चा है उसने हाथी देखा तब उसके बारे में सोचा। पूर्व संक्रियात्मक बहुत छोटे बच्चों में असंवेदी पेशी क्या होता है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, उसे छू के समझ सकते हैं, तो इन सबको क्या कहते हैं, संवेदी पेशी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। आगे देखते हैं चरण और आयु सीमा। अब देखिए संवेदी पेशी क्या होता है, वो 0 से 2 साल के बच्चे, जैसे आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कि वो किसी चीज को टच करके देखते हैं कि आखिर ये है क्या, वो हर चीज को मुंह पे डाल लेते हैं। तो पेशी उद्दीपकों के साथ ही इंद्रियों का समन्वय, दुनिया के बारे में संवेदी जिज्ञासा, मांगों और कैटलॉगिंग के लिए उपयुक्त की जाने वाली भाषा विषय स्थायित्व विकास किया गया है। आगे पूर्व संक्रियात्मक क्या होगी, ये छोटे बच्चों में होती है 2 से 7 वर्ष के। प्रतीकात्मक सोच, अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए उचित वाक्य विन्यास और व्याकरण का उपयोग करना, कल्पना और अंतर्ज्ञान सुदृढ़ करना, लेकिन जटिल अमूर्त विचार अभी भी कठिन है। मतलब आप जो सामने दिख रहा है उसके बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन अपने मन में नहीं सोच सकते कि हाथी कैसा होता है। मूर्त क्या होता है, ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। ये हमेशा ही क्वेश्चन आता है, एज के बारे में भी आता है और होता क्या है। मूर्त स्थितियों से जुड़ी अवधारणाएं समय, स्थान और मात्रा को समझ जाता है और लागू किया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवधारणाओं के रूप में नहीं हो सकता। अब ये तो बच्चा सोच सकता है कि भाई ट्राइंगल है, ट्राइंगल का परिमाप कैसे निकालेंगे, ठीक है, या किसी और चीज का परिमाप कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर उसे थ्योरम दे दो, थ्योरम नहीं कर पाएगा वो। अमूर्त संक्रियात्मक क्या होगा, 11 से अधिक। तो इसमें और भी चीजें, बच्चे तर्क करने लगते हैं, जो चीज उनके सामने नहीं है उसे भी सोचने लगते हैं, लोग सिद्धांत समझने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं कि कैसी होगी गैलेक्सी, कैसी होगी बाकी दुनिया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन में जरूर दबाएं। धन्यवाद।